अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक वाज़ेह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद के एतमाद में ये बढ़ता हुआ इजाफ़ा, इसकी वजह जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होने का जो ऐलान है पाक फ़ौज की तरफ से। मगर इस सारी सियासी सूरत हाल के अंदर PTI नून लीग के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वलीद इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेनेटर, और उनके साथ मौजूद हैं अंजुम अकील, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। नून लीग के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। सबसे पहले तो बैरिस्टर अकील जो मुस्लिम लीग नून के हैं, तर्जुमान हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम ऐलानात किए, उनको सुनाते हैं। न्याजी और फैज़ का जो गठजोड़ था, जो कि इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं, जो इस पूरे गैंग के साथ, मैं तो उसको गैंग ही कहूँगा कि ये गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह जो है ये एक बाकायदा तौर पे बाकायदा तरीके से एक 10 साला प्लान लेके आया था गैंग। ये एक सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। गिरफ्तारियां और भी होंगी। ये जो एक वाइडर नेट जो है ये कास्ट हो चुका है कि जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, खा वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हों, ये अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान, ना फ़ौज पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की कौम, ना पाकिस्तान की अवाम, ना हम सियासतदान और ना ही कोई और इदारे के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अब किसी किस्म की आपसे नेगोशिएशंस नहीं होंगी। तो ये थे बैरिस्टर अकील, तर्जमान मुस्लिम लीग नून। तो बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब, क्या लग रहा है जो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से बैरिस्टर अकील ने ये वाज़ेह ऐलान किया है, कहते हैं कि बर्दाश्त की हद जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो क्या PTI की बर्दाश्त अभी बाकी हैं? और ये जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि कोई 10 साला प्लान था न्याजी फैज़ गठजोड़ का, अगर जनरल फैज़ हमीद ने भी यही बातें फ़ौजी अदालत में कह दी या वो वादा माफ गवाह बन गए, तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगी PTI के पास, और ख़ास तौर पे आपके लीडर इमरान खान के खिलाफ? देखें जी, मुझे पहली बात तो ये है कि इसकी समझ नहीं आई कि जी कि बर्दाश्त की भी हद होती है। किस चीज़ की बर्दाश्त जी? हमारे लिए PTI के लिए बेमानी है PMLN के किसी तर्जुमान का ये कहना, जिन भी अल्फाज में कहें कि जी अब कोई गुफ्तगू नहीं होगी। हम तो वैसे ही उनसे गुफ्तगू करने के लिए कोई बेचैन नहीं थे, हमने तो बल्कि उनसे गुफ्तगू से इनकार किया हुआ था, इनसे भी और PPP से और MQM तीनों से खुसूसन, कि ये बेनिफिशरीज हैं। वो वजूहात उसकी और बहुत सी हैं, बट अव्वलन के बेनिफिशरीज हैं उस सारी ये फॉर्म 45 से जो 47 का सफ़र तय हुआ फरवरी में, और उसके बाद जो नताइज आए उसके बेनिफिशरीज, मतलब 17 सीटों वाली पार्टी को दिखा रहे हैं कि 80-90 सीटें हैं या क्या हैं। और दूसरा, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। ये तो कोई फैसले वैसले क्या कर रहे हैं अहम मामलात के ऊपर। जो असल स्टेक होल्डर हैं और जो असल रियलिटीज़ हैं उन दोनों को एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है। इमरान खान साहब एक्नॉलेज कर रहे हैं एक रियलिटी को, दूसरी साइड से वो रियलिटी एक्नॉलेज हो या ना हो, ये वो साइड नहीं है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी है या शुरू हो चुकी होगी, वो तो खैर वैसे ही बंद कमरे में होती है। वो फौज का अंदरूनी मामला है, उनका एहतसाब का सिस्टम होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए। किसी ने गलतकारी या खिलाफ कानून कोई चीज़ की हो, वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 2 स्टार हो या स्टार के बगैर हो, डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आर्मी एक्ट के अंदर पूरा एक निज़ाम दिया गया है। हमारा आइन भी उसको रिकग्नाइज करता है और महदूद हद तक उस पर आम अदालतों में बाद में कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई उससे अग्रीव्ड हो। तो साहब, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन इस मरहले पर जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल का फैसला है, ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है या फौज का है? ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट आप किसको देंगे? मैंने तो कतई तौर पे ये नहीं कहा जी कि उनका है, बल्कि जिन्होंने उसका ऐलान किया है
उन्हीं का ये फैसला है। और मैं उसी पे आ रहा था कि जो ऐलान हुआ है, जिसके बारे में जो प्रेस रिलीज आई है ISPR की, उसमें वाज़े तौर पे जिस चीज़ का जिक्र है वो तो एक कोई वही हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक जो मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल के तौर पे वो कार्रवाई शुरू की गई है। उसको बताया यही गया है। उसमें कुछ और भी मवाद का जिक्र आता है कि जी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई, उसकी कोई तफसीलात तो बयान नहीं हुई, ना उसमें PTI का जिक्र है, ना वो उसमें 9 मई का जिक्र है, ना बानी चेयरमैन का जिक्र है। जब कोई वो नौबत आएगी तो उसका जवाब देंगे। इस वक्त तो हमारा मौक़िफ़ है ही ये कि ये अंदरूनी मामला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बानी चेयरमैन ये कह चुके हैं 1, 2, 3 मरतबा कि वो बिल्कुल किसी तरह से फिक्रमंद नहीं है या खौफजदा नहीं है। उन किसी भी को भी गवाह के तौर पे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, वो अपना भरपूर दिफा करेंगे। और वो तो बल्कि खुशामदेद या वेलकम कर रहे हैं कि ऐसी बात कोई होती है अगर इस केस में, ठीक है, जिसमें वो उसमें कहीं से खींचे जाते हैं या ड्रैग होते हैं, तो उसमें फिर देखें कानून तो कानून होता है, उसकी कार्रवाई फिर चलती है जिस तरह भी चलती है। फिर हर एक को अपने दिफा का हक होता है, दिफा का हक होगा, और यकीनी कोई वो खौफजदा या किसी को दिफा का हक मिलेगा। अंजुम वकील साहब, आपकी हुकूमत है और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसला है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करने का, या किसका फैसला है? क्योंकि लुडियाँ तो आप लोग डाल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। देखें जी, किसका फैसला है? फैसला तो ये फौज का अपना है जी। अच्छा, फौज का अपना है, इसमें कोई किसी इसमें वज़ीर आज़म या वज़ीर दिफा का कोई फैसला है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अच्छा, और फौज जो एक्शन भी लेती है वो पूछ के थोड़ी लेती है, नहीं पूछ के भी लेती है, और ऐसी चीज़ों में लेती है वो मखसूस सलाहत होते हैं, जब उनके सामने आते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का तो बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं हो सकता। नहीं, शहबाज शरीफ का कोई तल्लुक नहीं है, ये फौज का अपना इंटरनल मामला है। शहबाज शरीफ के साथ तक जो आप कह रहे हैं लुडियाँ मार रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, जैसा भाई साहब ने फरमाया कि तो फिर आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतनी छलांगे लगा रहे हैं कि जनाब अब हम नहीं छोड़ेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे? अगर आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो ये बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? हम इस सेंस से कह रहे हैं कि जो साजिश अब सामने आई है, अच्छा, हुकूमत को बता दिए फौज ने कि क्या क्या इल्जाम है? वो तो सामने आ रही हैं सारी बातें, जिस तरह उनके राब्ते सारे आस्ते आस्ते सामने आ रहे हैं। अंदर से खबर लीक हो रही है हुकूमत को भी, आपकी तरफ से लीक हो रही है, आप मीडिया वाले हमें बता देते, हम सुनते हैं, हुकूमत भी सुनती है। नहीं, बैरिस्टर अकील ने जो आपके तर्जुमान है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको ये कैसे पता चला कि ये सारा कोई नेटवर्क था, कोई गैंग था और सदारती निज़ाम ला रहा था? ये फौज के अंदर से लीक करके हुकूमत को इतला दी जा रही है। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि उनको कोई ऐसा इल्म है, लेकिन हालात ऐसे बता रहे हैं कि जिस तरह के आज अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरमा रहे थे कि जी असल तो हम स्टेक होल्डर नून है ही नहीं, असल तो कोई और है जो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं उनसे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना नून लीग का ताल्लुक है ना वज़ीर आज़म हुकूमत का ताल्लुक, कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनल मामला है फौज का। तो जो असल बात है कि PTI की बदकिस्मती यही रही है कि उन्होंने जब से और आपकी खुशकिस्मती आए नहीं, वो आए भी एस्टैब्लिशमेंट के जोर पे थे, और उन्हीं के कहने पे 4 साल इन्होंने गुजारे और कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। हम भी उनकी उम्मीद यही है कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो हमें पहले लाए थे, और दोबारा वो हम उनसे बात करेंगे। बात यह है कि नहीं, आपके तर्जुमान ने क्या है कि हम बात नहीं करेंगे। नहीं, वो इस लिहाज से बात कह रहे हैं कि एक जमहूरी शख्स होता है जो कोई पायदार होता है, वो इसी बात, ये पायदारी उसमें कोई सुबह शाम और सुबह और बात करता है, शाम को और बात करता है, उसमें पायदारी नहीं है। और जो एक दिन कहता है जी कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा। अच्छा, मुझे बताएं, क्या अगर हुकूमत चाहे या वज़ीर आज़म चाहें तो ये कोर्ट मार्शल रुकवा सकते हैं जनरल फैज़ का? नहीं, ये उनका इंटरनल मामला है, ये वो उसमें नहीं रुकवा सकते, हुकूमत का कोई सतल है, हुकूमत का कोई। तो फिर आपसे अगर PTI आपसे क्यों मुज़ाकरात करे? नहीं, PTI इसलिए क्यों करे ना कि इमरान खान का भी पकड़े, किसी केस में पकड़ेंगे हैं इमरान खान के। देखिए, वो तो जनरल फैज़ के साथ कोर्ट मास्टर है, जो इमरान खान की बात हो रही है, इमरान खान तो और जो उसके मसाइल हैं उसमें अरेस्ट हैं। अच्छा, वो उसकी कोर्ट ये हुकूमत को पता लग गया कि असल इल्ज़ामात क्या है जनरल फैज़ पे, हुकूमत को भी पता चल गया या भी नहीं पता? सही, आस्ते आस्ते किसी को नहीं पता। अच्छा, अभी तो GHQ ने खुद, जो ISPR ने नहीं बताया, किसी को बताएगा तो पता चलेगा, आएंगे ना, वो अब तब तफ्तीश होगी आस्ते आस्ते हर चीज़। तो वज़ीर दिफा को भी नहीं पता, ख्वाजा आसिफ साहब को भी नहीं पता, मेरे ख्याल उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। देखिए, फौज का हमेशा इंटरनल मामला रहा है, और अभी भी उन्होंने सारी चीज़ें नहीं बताई कि क्या क्या
मामलात फैज अमीर साहब, और अगर उन्होंने ना बताई तो फिर आप क्या करेंगे? ना बताए ना, ये उनका मामला है, आपसे क्या फर्क वो पड़ता कल छोड़ दें उनको, उनका मामला है भाई, हुकूमत का उससे कोई तलक नहीं है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है जनरल फैज के कोर्ट मार्शल से, कोर्ट मार्शल से हमारा कोई तलक नहीं है। अच्छा, सिविल हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, सिविल हुकूमत का कोई तलक नहीं है। ठीक। साकिब बशीर साहब, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे और अंजुम वकील साहब ने तो आज बड़ा इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल से हुकूमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म को पता है ना वज़ीर दिफा को पता है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं बतौर कोर्ट रिपोर्ट? नहीं, गवर्नमेंट तो है, पिछले तकरीबन 5-6 रोज़ से हम देख रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टॉक शो में, बल्कि साकिब निसार को भी दरमियान में ले आए हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब उधर से तो ये आया था कि प्रेस रिलीज में कि हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला है, तो गवर्नमेंट का ताल्लुक इंटरनल मामला है आर्मी का, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म का, वज़ीर दिफा का ताल्लुक क्यों नहीं है? ताल्लुक उनका ताल्लुक नहीं है तो फिर किसका ताल्लुक? कह रहे हैं उनको बताया ही नहीं है, तो क्या करें? मैं उनको पता ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म को ना वज़ीर दिफा को। अब ये एक बड़ी शॉकिंग है कि उनको पता ही नहीं है, कि वज़ीर आज़म को भी नहीं पता, वो भी लाइलम है इस सारे मामले से। इसकी वजह ये तो नहीं है कि ये जो इल्ज़ाम PTI लगाती है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, तो शायद इसलिए इनको बताते नहीं है सारी बातें। अब ये भी है कि इल्ज़ाम ही है कि फार्म 47 की, और उसकी भी अभी तक कोई तफ्तीश या तहकीक नहीं हो रही ना। असल नहीं, वो तो कभी जो लाहौर के, पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल भी गैर फ़ाल है, इस्लामाबाद का भी गैर फ़ाल है, वो आगे मामला बढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, ये हुआ क्या है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच ने फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने थे, जहाँ पे उज़रदारियाँ हैं, उनके हवाले से फ़ैसला करना था, और लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे जो काम करना था, आज वो बेंच बैठा ही नहीं है और वो डीलिस्ट हो गया केस। तो क्या असर पड़ रहा है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ना बनने से? एक तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनके चचा जो है वो, उनकी डेथ हो गई थी, ये बताया गया, तो इस वजह से वो आज बेंच नहीं बैठा, लेकिन बेंच के ना बैठने की वजह से ये 4 जुलाई से 8 ट्रिब्यूनल पंजाब के गैर फाल पड़े हुए हैं, तो 8 जुलाई से स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की फिर जिम्मेदारी 21 अगस्त, क्या मैं कहता हूँ 1 अगस्त को उनको केस लगाना चाहिए था कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए आपने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, अगर हुई नहीं हुई जो भी है डिसाइड कर दें मैटर को, लेकिन इसको पेंडिंग रखना हैरान कौन है। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी इलेक्शन पर पहले ही सीरियस नोयत के इल्ज़ाम हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अर्ली हेयरिंग डालनी चाहिए थी कि हम पर इल्ज़ाम आ रहा है, तो ये चीज़ें जो है क्लियर हो। सब भी परेशान हो गए कि ऐसी मामला लटका हुआ है। अंजुम वकील साहब, आप भी तो जल्द फैसला चाहते हैं ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, मगर बिल्कुल जल्द चाहते हैं और इस हवाले से आपको भी परेशानी होगी कि जल्दी फैसला हो। नहीं, फैसला जाहिर है जी, यार जो भी है कोर्ट से मुतल्लिक हर शख्स की जरूरत होती है कि जल्दी फैसला हो, जल्दी। और आपने तो अपनी तरफ से सारे फार्म 45 भी जमा करा दिए, हमने करा दिए, सारे जमा करा दिए। चलें, इस हवाले से भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैरिस्टर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। बैरिस्टर वलीद साहब, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल का मामला तो लटक ही गया है और 8 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के जो नामजद किए जस्टिस आलिया नीलम ने, वो भी फ़ाल नहीं हो सके, तो ये फार्म 45 की और 47 की जो स्क्रूटनी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने करनी थी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल अभी तक फ़ाल ही नहीं है, PTI क्या वजह समझती है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अमल में रुकावट के पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। 1-2 जुमले में पिछले जो दौर था गुफ्तगू का अर्ज कर दूं, और वो ये है कि कम अज़ कम जान साहब, आपको तो इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम में एक हवाले से PTI का और PMLN का बिल्कुल मौक़िफ़ एक जैसा ही है, और वो यही कि ये आर्मी का इंटरनल मामला है। और मैं देखें, मैं हुकूमत का हिस्सा तो नहीं हूँ, मैं अंदर बैठ के तो हर बात नहीं जानता, लेकिन बाहर बैठ के जो मैं समझ सका हूँ और देख सका हूँ, मुझे महसूस हुआ, अभी पिछले हफ्ते मैं प्रोग्राम में था और उन्होंने ख्वाजा आसिफ की क्लिप सुनाई इसी केस के बारे में, तो मुझे उससे जो अंदाज़ा हुआ, मैंने उस शो पे भी कहा और आपके शो पे दोहरा रहा हूँ कि मुझे तो नज़र आ रहा है कि ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर जो मुल्क के हैं, वो लाइल्म है इस सारे केस और उसके खदो खाल और उसकी तफसीलात के बारे में गैस वर्क कर रहे हैं। नहीं तो अगर डिफेंस मिनिस्टर लाइल्म है, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी,
वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रियल वर्ल्ड कुछ और है, आइडियल वर्ल्ड कुछ और है। आइडियल नहीं, आप बताएं ना, आप बैरिस्टर हैं, कानूनदान के तौर पे, क्या आईने पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के अंदर किसी अफसर का कोर्ट मार्शल वफाकी हुकूमत या वजारत दिफा की इजाज़त मंजूरी के बगैर हो सकता है? मैंने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तफसील से स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे इल्म जितना है इसका वो यही है कि इंटरनल डिसिप्लिन जो होता है वो आर्मी इंटरनली ही करती है, और उसकी सबसे आखिर में अगर कोई माफ़ी वगैरह का सिलसिला होता है तो वो कैबिनेट के पास आता है। मैं क्योंकि मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ। नहीं, वज़ीर दिफा का आप भी समझते हैं कि जो आपके वज़ीर दिफा थे परवेज खट्टर, उनमें और ख्वाजा आसिफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? परवेज खट्टर साहब जो है वो ज़्यादा बोलते ही नहीं थे, ख्वाजा साहब बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मतलब ऑल टॉक एंड नो एक्शन। परवेज खट्टर साहब का मैं कोई मुआवजा नहीं कर सकता, अंदर से दोनों डिफेंस कमेटी की एक ही मीटिंग पे आए थे, डिफेंस कमेटी की एक ही मीटिंग पे आए थे, और वो थी जिस दिन वो जो सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन का कानून सेनेट के सामने जो आया हुआ था, कमेटी को रेफर हुआ था, जिसमें सारे चले हम तो गवर्नमेंट में थे लेकिन पीएमएलएन और पीपीपी और ये सारे भिगे बिल्ले बन के बैठे यूनानिमसली उस कानून को। बहरहाल आपकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का सवाल तो आपकी वजाहत से लगा कि अकील अंजुम साहब भी बैरिस्टर हैं या कानूनदान। अच्छा, बहरहाल आप दोनों जो है एक तरह का आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम इस हवाले से आप एक पेज पे कि ये सियासतदानों की बात नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, तो फिर भी आपने कमेंट किया। अब ये मामला ट्राइब्यूनल की तरफ अगर आप जाएं तो ये जो ताख़ीर हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है आपके ख्याल में, ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई में ताख़ीर का? जी वली मुझसे पूछ रहे हैं या? जी वलीद इकबाल साहब। जी 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 वो आपका सवाल ही यही था, मैं तो चाह रहा था जवाब दूं। देखिए उसमें ताख़ीर हो सकता है कि जेन्युइन वजह हो गई हो, जिस तरह बेंच के एक रुकन के कोई घर में फौतगी हुई है तो वो नहीं आ सके, लेकिन देखें हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है कि ये यस जुज़वी तौर पे कि ये फैसला कि फ़ाल जल्दी हो और फैसले जल्दी हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान के ट्रिब्यूनल्स की हिस्ट्री जो है दौरानिए के एतबार से वो बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, बल्कि कई फैसले जो हैं वो मुद्दत पूरी हो जाती है असेंबली की, उसके बाद आते हैं फैसले। बहरहाल हमें अलावा इसके कि ये जल्दी फैसले हों, ये भी ज़रूरी है कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स ऐसे अफराद पर मुश्तमिल हों जो कि आज़ाद हों, यही इलेक्शन कमीशन ही की एक तोसी ना हो, क्योंकि हमारे आप देख लें, मतलब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर के देख रही है और उनको महसूस हो रहा है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन उसको बतौर एक हरीफ के ट्रीट कर रही है, वो एडवर्सेरियल है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन खुद ही चुनेगी अगर रिटायर्ड जजेस को और उन्हीं को लगा देगी तो उनका फायदा क्या होगा? अब कम अज कम हम तो नहीं समझते कि वो आज़ादी से फैसला करेंगे, वो तो उनके कंट्रोल के अंदर होंगे। इसीलिए ये मैं दाद देता हूं लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को भी और मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा को भी कि उन्होंने जो स्टैंड लिया ये सही इस बात का की दलील है कि अदलिया जो है वो आज़ादी से जो है खड़ी है और खड़ी होनी चाहिए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी आज़ाद होने चाहिए, बल्कि उनको इलेक्शन कमीशन की क्लास लेनी है, इलेक्शन कमीशन की क्लास लेंगे जो उनको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। असल मसला तो ये पीटीआई का है ना कि फार्म 47 जो है उनकी हुकूमत है, फिर आप ताख़ीर क्यों, वक्त क्यों मांगते हैं, टाइम क्यों मांगते हैं? अभी भी आपके वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा की दरख्वास्त डाली गई थी कि अभी वकील साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, तो ये तो आपको जल्दी होनी चाहिए, तो ये इल्तवा की दरख्वास्तें क्यों डाली जा रही हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में? इसकी पीछे क्या सियासत है? नहीं मेरे ख्याल में वो भी मैंने आपको कहा ना कोई जेन्युइन वजह हो गई थी, एक तो बेंच के मेंबर नहीं थे आज और दूसरी डी लिस्ट हुआ, चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब पे कोई एतमाद की कमी है। एक तो हफ्ते मैंने तो कहा ना 5-5 साल लेते हैं, ये तो 4-4 साल लगते हैं जिन केसों में अगर 2 हफ्ते सही तकर्रियों में आज़ाद ट्रिब्यूनल्स की तकर्रियों में अगर 1 हफ्ते 10 दिन की ताख़ीर हो जाए तो उस ताख़ीर का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जहां साल लग जाते हैं फैसला। चलिए ठीक है। बारह जी अंजुम वकील साहब, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तो आप भी पेश होते रहे, इस्लामाबाद के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो अभी काम से रोक दिया गया है क्योंकि वो एक फ़ैसला महफूज हुआ है, उनसे मुकदमात की मुंतकिली जब से पार्लियामेंट ने नया कानून बनाया है। आपने तो अपने फॉर्म 45 सारे जमा करा दिए,
और उसमें कितने जो हैं वो आपने रिटर्निंग अफसर से लिए हैं और कितने आपके जेन्युइन हैं जो पोलिंग एजेंटों से? जेन्युइन भी हमारे पास है जी, 100 के करीब मेरे जेन्युइन भी थे, 100 के करीब जेन्युइन, लेकिन फिर भी मैंने सारे उनसे लेकर रिटर्निंग अफसरों से कितने लिए हैं अंदाज़ा? सारे लिए हैं, पूरी अपनी फाइल ली है उनसे, पूरी फाइल रिटर्निंग अफसरों से ले लिया? ले ली है जी। अच्छा, वो कापी लीक जो तो वो पोलिंग एजेंटों ने भी कुछ जमा कराए थे आपको, ला के दिए थे या सारे ही आपने आरओ से लिए? नहीं, पोलिंग एजेंटों में ला के दिए थे वो कुछ हमारे पास हैं, 100 के करीब, सारे नहीं है लेकिन देखो 350 पोलिंग स्टेशन थे तो कुछ हैं, लेकिन हमने नहीं, आप तो जीते हुए ना, आपके पास तो पोलिंग एजेंटों वाले ऑथेंटिक तो वो जो इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं वही होते हैं, तो वही हमने वो भी जमा कराए हैं। अच्छा, क्योंकि इल्ज़ाम तो यही है ना कि फॉर्म 47 रिटर्निंग अफसर ने जो बनाए हैं तो वो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है, तो आपने उन्हीं रिटर्निंग अफसरों से जाके फॉर्म लिए हैं अपने? इलेक्शन कराए किसने हैं? आप अगर उस पर एतमाद नहीं है, इस अथॉरिटी पे आपने इलेक्शन लड़ते ही ना, आप उसके अब मैं एक अपना दे देता हूँ, ये एक अपना देते हैं, बना के दे देते हैं, तो आप ये बताएं कि अथेंटिक कौन सा होगा? अथेंटिक जो होगा सरकार का होगा, जिसपे सरकारी मोहर होगी। अच्छा, तो अथेंटिक प्रिजाइडिंग अफसर वाला अथेंटिक नहीं होगा? मैं कहता हूँ अथेंटिक है, लेकिन सबके पास ही हमारे पोलिंग एजेंट आपके पास तो होने चाहिए थे। बात का पोलिंग एजेंट हमारे आते ही नहीं है, दूर दूर के इलाके होते हैं, पोलिंग एजेंट और आए नहीं पहुंच सकते। बात का ऐसे भी होते। इस्लामाबाद में दूर दराज के कौन सा इलाका? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 2018 में मैं अपने पोलिंग स्टेशन में गया, जब मुझे अंदर दाखिल हुआ तो मुझे उन्होंने कहा जी कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका। मैं मुझे दे, कहते हैं आपके बंदे ले 2024 की बात करें, क्या हुआ? कौन से दूर दराज इलाकों, इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर पोलिंग स्टेशनों से आपके पास फॉर्म 45 नहीं पहुंचे? नहीं पहुंच सकते ना, बात नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या बारकाऊ में सड़क नहीं बनी हुई अभी? कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ आपको पहुंचते कितने आपने प्रिजाइडिंग अफसरों के साइन वाले हैं आपके पास? 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा। और टोटल कितने पोलिंग स्टेशन थे? 350। और बाकी सारे आप आरओ ने बना के दिए आपको? मैंने सारे कंप्लीट बना दिए उन्होंने तकरीबन, पूरी फाइल। तो उनके ऊपर वो क्या कोई कटिंग शटिंग भी है? कोई कटिंग नहीं है, कोई कटिंग। पोलिंग एजेंटों के साइन है उन पे? सब पे हैं, सब में है, सब में है। और रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसरों के भी सब के हैं। कैसे कराए आपने बाद में? हमने बाद कैसे कराए हैं? अच्छा, वो जो होंगे ना, रूटीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में होते हैं, वो तो उनका प्रोसेस होता है। लाहौर हाई कोर्ट के जो 8 जजेस के नाम आए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए बतौर पार्टी है, आपको उन पे कोई इतराज तो नहीं है हाई कोर्ट के जजों पे? मुझे तो कोई इतराज नहीं। तो वो इलेक्शन कमीशन का क्या मसला है उनके साथ? ये डोंट नो, मैं कुछ बाद की बात में मुझे जैसे जहांगीरी पे आपको इतराज था शायद? उसमें था कि उनकी थोड़ा सा वो हमें बस वो जल्दी डिसाइड करने, जल्दी नहीं, लेकिन जो अपॉइंट हमने उठाए थे कि इनका टाइम बाहर हो चुका है, हमारी तो एप्लीकेशन पहले इसका फैसला किया जाए, वो उस पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अब प्रोसेस करें। तो वो जब देखिए एक चीज़ आज ख़त्म हो सकती है तो प्रोसेस एक हर चीज़ का इलेक्शन में बहरहाल आप भी जल्द इंसाफ चाह रहे हैं ना? बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये फॉर्म 45 का मामला ऐसे लटक क्यों रहा है। और एक और बड़ा फैसला, अल-कादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया है। हमारे साथ बैरिस्टर वलीद इकबाल भी मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। साकिब बशीर, लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों का मामला तो रुका हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है और आज भी उसने लगना था, वो आज डिलिस्ट हो गया। जज अवेलेबल नहीं थे, मगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे उनको भी काम करने से रोका हुआ है। उनके हवाले से भी कोई फैसला महफूज है? कितना अरसा हो गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाना था, क्यों नहीं सुना? जी बिल्कुल, वो जुलाई के पहले वीक से स्टे हो गया था, फिर ये मामला चलता रहा, फिर जुलाई के आखिरी वीक में फैसला वेट फॉर ऑर्डर हुआ, तब से अब तक फैसला अच्छा महफूज नहीं हुआ, वेट फॉर ऑर्डर हुआ था? जी वेट फॉर ऑर्डर हुआ और फैसला अभी तक आया नहीं है। और उसमें यह डिसाइड होना है कि जस्टिस जहांगीरी को, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल का जो है वो ख़त्म करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं है, ये जो है वो डिसाइड होना है। एक चीज़ वैसे मैं ऐड कर दूँ, जो ये फॉर्म 45-47 की बात हो रही थी, इस्लामाबाद
वफाकी दारुल हुकूमत में अगर प्रिजाइडिंग अफसर के जमा कराए गए फॉर्म 45 नहीं है तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी दूर दराज इलाके के लोग बात करें तो वो अलग बात है। और इस्लामाबाद के 3 हल्के मेरा ख्याल है वो एक मतलब उस तरह लेकर इसको अगर फैसला कर दें, जैसे तारिक महमूद अंजुम वकील खान साहब भी कह रहे हैं कि फैसला होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है फैसला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि चीज़ें जो है वो जो रुकावटें आ रही हैं कहीं ना कहीं तो वो जो है उसको लेकर आगे चलें या देखें या कोई हर्डल जो है वो उसमें आए। जिस फॉर्म 45 इन्होंने भी दिए हैं, इन्होंने भी दिए, दोनों चेक करके मैच करके उसके बाद जो है फैसला कर दिया जाए। वैसे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जो वकील साहब, तो इतना बड़ा मसला ही नहीं था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की अभी तक। किस चीज़ की? ये फॉर्म 45 और जो है आपके पास जो है जी हमने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने मैंने अपने पूरा बंडल अपने आपने साथ बताया कि हाथ में बंडल दिखाया आपने? जी दिखाया, ये हमारे पास मौजूद है। लेकिन आपसे मांगते नहीं सहाफ़ी और मीडिया वाले भी, आपने सर उधर जाके जमा करा दिया, मीडिया को नहीं दिया आपने। ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बंडल दिखाया था? जी मैं कोई वीडियो पे तो होगी, मीडिया पे होगी? जी बिल्कुल मीडिया पे है। बिल्कुल है। चलो ठीक है। वैसे वलीद साहब, ये अभी एक और मामला अलकादर ट्रस्ट केस में जो ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोक दिया है, ये बड़ा ही अहम मामला है क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस जुड़ा है नैब के कानून में तरमीम से, जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस का फैसला चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने महफूज कर रखा है और काफ़ी अर्सा हो गया वो फैसला नहीं आ रहा। तो ये अलकादर ट्रस्ट केस में फ़ैसला सुनाने से जो रोका गया है, आपके ख्याल में ये कितना अहम है? आप नहीं चाहते कि इसका जल्द फैसला हो? हुकूमत तो यकीनन चाहती है कि इसका जल्द फैसला हो। आपने देखा था ना कि वो 2 फैसले किस तरह से आए थे फरवरी में, इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले। फरवरी नहीं थी तो जनवरी होगी, वो इद्दत केस का और फिर ये तोशाखाना केस का और साइफर केस का, ये बैक टू बैक फैसले आ गए थे ना जी। तो जो उसका फिर बैकलैश भी देखा आपने वोटर्स के इस गुस्से के ज़रिए। तो यकीनन इसकी रफ्तार में फुर्ती तो गवर्नमेंट और प्रोसिक्यूशन चाह रही है। और वो रिकॉर्ड नैब ही की एक मीटिंग से मुताल्लिक था, उसके मिनट्स जो हैं और उसकी तफसीलात जो हैं, उसमें ये ताने बाने जो हैं इन सारे 190 मिलियन पाउंड्स का, ये जाके एक ऐसे फ्लैट से मिलते हैं लंदन में जो मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज साहब ने फ़रोख्त किया था या ख़रीदा था या जो भी था, जिसके पैसे उन्होंने ये जो मलिक रियाज साहब की फैमिली की तरफ से आए थे, और वो करते कराते ये सारा ट्रेल एक दिखाने की जो है इस्तदा की गई थी। और वो दस्तावेज़ात और वो मिनट्स जो है तलब करने की इस्तदा की गई थी, जो कि नीचे की अदालत ने नहीं जो जेल में मुकदमा चल रहा है बंद कमरों में, उसने नहीं दी। तो फिर ये कोर्ट में आके अपील में ये बात हुई है, तो इसकी वजह से भी ये मामला रुका हुआ है। मैं फिर से, मेरा जवाब वही है जो मेरे ट्रिब्यूनल्स के बारे में था। ठीक है, ये काफी नहीं है कि फैसले जल्दी हों, फैसले आजादाना तरीके से होने चाहिए। बिल्कुल सही, ये बड़ी आम बात की है। अदालत जो किसी हर किस्म के रसूख असर से आजाद हो। कोर्ट को रोका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो फैसला महफूज किया हुआ है नैब तरामीम के केस में, और उन्होंने ये फैसला भी करना है कि नैब तरामीम के मुताबिक जो काबीना को एक इस्तिस्ना दिया गया था, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि उसके फैसलों पे नैब का केस नहीं बन सकता, तो अब अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब वो महफूज फैसला सुना देते हैं तो उसका अलकादर ट्रस्ट केस पे क्या असर पड़ेगा? और वो महफूज फैसला कितना अर्सा हो गया नहीं सुनाया गया नैब तरामीम? 6 जून को फैसला महफूज हुआ था और आज तकरीबन 75 डेज़ हो गए हैं। और इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक केस था टैक्स मैटर में, वहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला उनके ब्रदर जज के हवाले से डायरेक्ट लिख दिया था कि 4.5 माह उन्होंने रिजर्व जजमेंट दी नहीं और ये तो 1 मंथ में या जल्दी जो जजमेंट्स देनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि उस जजमेंट का बहुत ज़्यादा असर होगा, और उस जजमेंट का असर अलकादर ट्रस्ट के केस में भी और तोशाखाना का भी जो नया केस नैब बना रहा है इस पर भी असर होगा अगर वो फैसला बर वक्त आ जाता है। और एक और ट्विस्ट है आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में एक स्टे दिया था, उसमें यह कहा था कि ट्रायल कोर्ट्स अपने ट्रायल कंक्लूड कर लें, जजमेंट नहीं देनी। तो वैसे वो बड़ा ही लतीफ़ा ही बन गया कि ट्रायल कोर्ट ने वैसे ट्रायल भी कंक्लूड नहीं किए, सिर्फ एक ट्रायल के अलावा। तो वो एक ट्रायल हुआ था पहले 31 जनवरी को तोशाखाना का, जिसमें फैसला आया इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ, और अब ये ट्रायल है। अब ये देखना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है अब ये उसी के साथ लिंक रहेगा जो आज
आज उन्होंने स्टे उस बुनियाद पर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, या ये अलग हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट होगा। अंजुम वकील साहब, क्विकली लास्ट फ्यू सेकंड्स, अपने इस्लामाबाद के वोटरों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर एक मुंतखब MNA इस्लामाबाद के? मैं तो जी कहूँगा जी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात हैं, इसमें हर शख्स को काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। क्या काम करना है? अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। अच्छा। देखिए, तालीम हासिल करने के साथ स्किल सीखना चाहिए, और जो IT है आजकल, बाकी जो स्किल हैं वो सीख कर और ट्रेन होकर जो बिलखसूस लेबर है, उसके लिए इंटरनेट भी ज़रूरी है। वैसे जी इंटरनेट बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो आपने बंद किया हुआ है इसकी मजम्मत करते हैं। वो 2 दिन हुआ था, मैं उसको आई डोंट नो किस टेक्निकल वजह। आप आज ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आज ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अंजुम वकील साहब, सब ठीक है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।